दोस्तों, मशीनों को बड़े पैमाने पर काम करते देखना अजीब तरह से सेटिस्फाइंग होता है। हो सकता है कि आपको इस बात का एहसास ना हो कि आपको उन्हें इन परफेक्ट और बड़े कामों को करते हुए देखने में कितना मजा आता है। तो समय आ गया है अपने सेफ्टी हेलमेट्स पहनने का और कुछ शानदार मशीनों पर एक नजर डालने का, जो कि ड्रेजिंग और ट्रेचिंग से लेकर शहरों के नीचे सुरंगों को तराशने तक के कुछ बेहतरीन काम कर रही हैं। पॉन्सी हार्वेस्टर्स। दोस्तों, हार्वेस्टर शब्द शायद आप में से ज्यादातर लोगों को कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो खेतों में मकई और गेहूं जैसी फसलों को काटते हैं। लेकिन पॉन्सी जो हार्वेस्टर बनाते हैं वो असली मकई से थोड़ी ज्यादा बड़ी चीजों को काटते हैं। इन लॉगिंग मशीनों को ड्राइवर को अपनी आरामदायक छोटी गैप से बाहर निकले बिना पूरे पेड़ों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उदाहरण के लिए, उनका स्कॉर्पियन मॉडल 8 बड़े 26.5 इंच के टायर से लैस है, जो कि 25 टन की गाड़ी को जंगल के खाबड़ इलाकों में ले जाता है। ये उस विशाल मैकेनिकल आर्म का इस्तेमाल पास के पेड़ की जड़ों के चारों तरफ हार्वेस्टर के हेड को घुमाने के लिए करता है। स्कॉर्पियन के हेड का वजन अपने आप में 1 टन होता है और इसमें एक पेड़ को नीचे लाने के लिए जरूरी है हर टूल मौजूद होना। एक बार जब पेड़ पर पकड़ बन जाती है तो एक रिट्रैक्टेबल चेनसो तने को उसकी जड़ से काट देता है। फिर पेड़ को साइड में घुमाया जाता है और रोलर्स पेड़ को सिर से पकड़कर उसे स्लाइड करते हैं, जहाँ तेज धार वाले नुकीले चाकू किसी भी पेड़ की टहनियों को काट देते हैं। यार, ये इतना गजब का दिखता है कि मुझे यकीन है कि इसके ऑपरेटर भी इसे देखकर जोश में होश खो देते होंगे। शुक्र है इन हार्वेस्टर में बिल्ट इन मेजरिंग सेंसर लगे होते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लकड़हारे उन पेड़ों को गिराने की कोशिश ना करें जो कि उनकी मशीनों के लिए बहुत बड़े हैं। लेकिन सही हेड के साथ वो बहुत कुछ संभाल भी सकते हैं। पॉन्सी का सबसे बड़ा हार्वेस्टर हेड, जिसे H10 के नाम से जाना जाता है, 7.5 फीट से ज्यादा लंबा है और 3 फीट डायमीटर वाले लॉग को प्रोसेस कर सकता है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी तरह से ऑयल की गई मशीन की कड़ी मेहनत की तारीफ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलिए। मेरे पास मशीन जैसा कोई ऑफ बटन नहीं है, इसलिए आप ऑनलाइन सबसे मनोरंजक और दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए मुझ पर तो भरोसा कर ही सकते हैं। तो हमारी अगली अद्भुत मशीन कौन सी है भाई, देखते हैं। कोजिम गुमी गोशो ग्रैब ड्रेजर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनियां पानी के नीचे की जगहों की खुदाई कैसे करती हैं? एक ग्रैब ड्रेजर ऐसा करने के लिए सबसे सिंपल और अजीब तरह से सेटिस्फाइंग तरीकों में से एक है। ये मशीनें मिडिल ओपनिंग क्लैम शेल बकेट्स पर निर्भर करती हैं, जो कि विशाल क्रेन बाज से जुड़ी होती हैं, जो उन जगहों में उतारी जाती हैं जहां खुदाई की जरूरत होती है। इन विशाल बकेट्स को पानी में गिरा दिया जाता है और अपने भारी वजन के कारण ये समुद्र तल में डूब जाते हैं। फिर हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल करते हुए वो रेत और कीचड़ जैसी नरम चीजों को स्कूप करते हैं और इसे वापस सतह पर खींचते हैं, जहां इन्हें एक वेटिंग बाज पर जमा कर दिया जाता है। ये ऑपरेशन जितना दिलचस्प दिखता है, कोजिमागुमी का गोशो ग्रैब ड्रेजर इस तरह की खुदाई को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, या शायद ये कहना चाहिए गहराइयों पर। लगभग 330 फीट लंबी और 120 फीट चौड़ी इस विशाल मशीन का वजन 7052 टन है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रैब ड्रेजर बनाता है। इसकी विशाल बकेट, जिसका वजन अपने आप में 370 टन है, 150 फीट से ज्यादा गहरे पानी के अंदर काम कर सकती है। ये इतनी भारी है कि ये समुद्र के तल पर एक बड़े पैसेंजर प्लेन को लटकाने जैसा होगा। लेकिन एक बार जब ये वहां पहुंच जाता है तो बकेट 7000 क्यूबिक फीट से ज्यादा कीचड़ को ऊपर उठा सकती है, जो लगभग 9000 बाथटब को भरने के लिए काफी है। वेल, ये देखते हुए कि ये एक बार में 690 टन कीचड़ उठा सकता है, भाई मैं तो इसके खुलने पर इसके नीचे नहीं खड़ा रहना चाहूंगा। डेमन CSD 500। दोस्तों, तो आपने देखा कि ग्रैब ड्रेजिंग कैसे की जाती है, लेकिन छोटे और ज्यादा एक्यूरेट ड्रेजिंग ऑपरेशन कैसे काम करते हैं? तो मिलिए डेमन CSD 500 कटिंग सक्शन ड्रेजर से। ये किसी टॉर्चर डिवाइस की तरह लग सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल माइनिंग और जनरल ड्रेजिंग ऑपरेशन के दौरान समुद्र और नदी के तल से कीचड़ और मिट्टी को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? उस डरावने 5 ब्लेड वाले कटिंग हेड का डायमीटर 5 फीट से ज्यादा है और 70 अलग अलग छोटे कटर से ढका हुआ है। ये वाटर लाइन के नीचे 45 फीट से ज्यादा गहराई तक पहुंच सकता है या ड्रिल कर सकता है और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी मलबे को खोद सकता है। जब जमीन और रेत को मथा जाता है तो हर घंटे 1,41,000 क्यूबिक फीट से ज्यादा मिट्टी और रेत खींची जाती है। ये हर 30 मिनट में एक ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को कीचड़ से भरने के लिए काफी है। लेकिन ये देखते हुए कि ये जहाज सिर्फ 126 फीट लंबा और 26 फीट ही चौड़ा है, तो इतना कीचड़ जाता कहाँ है? जहाज से जुड़े डिस्चार्ज पाइप को किनारे से बिछाया जा सकता है और खुदाई की गई रेत और कीचड़ को तट से काफी दूर एक डिपो में डंप किया जा सकता है। वेल, इन ओलंपिक एथलीट्स को मेरी शुभकामनाएं जो इसमें कूदने का सोच रहे हैं। कोलमार रेल शेयर। दोस्तों, अगर आपको अंदाजा लगाना हो तो आपको क्या लगता है कि मेन लाइन रेलवे ट्रैक का 1 यार्ड कितना भारी हो सकता है? अजीब सवाल है, मुझे पता है, लेकिन जरा रुक जाइए।
भले ही वो पतले दिखाई देते हों, वो स्टील से बने होते हैं, जिसका मतलब है कि मॉडर्न ट्रैक के एक यार्ड का वजन 140 पाउंड तक हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्कर कैसे इतनी वजनदार पटरियों को खोदकर और साफ कर लेते हैं। शुक्र है RP 2000 रेल शेयर मौजूद है। ये मॉन्स्टर एक मेटल डायनासोर जैसा लगता है, लेकिन इसके नुकीले दांत सबसे मजबूत टी-रेक्स को भी शर्मसार कर देंगे भाई। वाह, इसने उस रेल को टहनी की तरह तोड़ दिया। इस अद्भुत मशीन का लगभग 6 फीट ऊंचा कटिंग हेड एक हाइड्रोलिक आर्म से जुड़ा हुआ है, जिसका वजन 212 टन से ज्यादा है और ये अपने हर आउंस का इस्तेमाल करता है। ये अपने वी शेप की ग्रिल में रेल को हॉरिजॉन्टली उठाता है और अपने हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक से उस पर 1000 टन का भारी दबाव डालता है, जिससे वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। वाह, अब इसे कहते हैं ना पावर टूल। बिग बोरिंग बर्था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े शहरों के नीचे सबवे और हाईवे के लिए बड़ी बड़ी सुरंगें कैसे बनाई जाती हैं? इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक आदमी और एक फावड़े के लिए अकेले निपटने के लिए बहुत बड़े होते हैं। यही वजह है कि यहाँ बर्था जैसी टनल बोरिंग मशीनें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बर्था एक 325 फीट लंबी और लगभग 7000 टन की बोरिंग मशीन थी, जिसका इस्तेमाल सिएटल शहर के नीचे 1.7 मील की सुरंग को खोदने के लिए किया गया था। $80 मिलियन की इस मशीन को 2013 में जापान से भेजा गया था और उसी साल बाद में 57.5 फीट की इस विशाल कटिंग व्हील को चालू किया गया था। जैसे ही ये जमीन के जरिए अपना रास्ता बनाता है, ब्लेड मलबे को एक स्क्रू टर्न के रास्ते ले जाते हैं, जो मशीन के जरिए अपने रास्ते से बाहर हो जाते हैं। बर्था ने अपने पीछे कंक्रीट के हिस्सों का एक सेट लगाने के लिए हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया, जो सुरंग के शेप के बराबर था। एक बार जब हर नई कंक्रीट रिंग अपनी जगह में आ जाती है, तो जैक उन्हें आगे खिसका सकता है और बर्था को आगे बढ़ा सकता है और पीछे एक पूरी तरह से सील बंद लगभग 60 फीट डायमीटर की सुरंग बन जाती है। लेकिन ये जरूरी था कि इस काम से ऊपर शहर में कोई खतरनाक झटके ना आए, इसलिए ये एक दिन में सिर्फ 35 फीट जमीन को ही धीरे धीरे खोद सकती थी। लेकिन प्रोजेक्ट में सिर्फ 1000 फीट से थोड़ा आगे पहुंचते ही बर्था का कटर हेड खराब हो गया। मतलब ये कि अचानक गर्म हो गया और हिल नहीं सका। 2 साल की देरी के बाद कटर हेड को बदलने के लिए एक रिकवरी पिट खोदा गया। बर्था के ठीक होकर आने के बाद काम वापस शुरू हो गया और 2 साल बाद 2017 में उसने आखिरकार दूसरी तरफ रास्ता निकाल लिया। बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स। दोस्तों, हालांकि इन अद्भुत मशीनों में से कई काफी बड़ी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बकेट व्हील एक्सकेवेटर की साइज या नजारे का मुकाबला नहीं कर सकती। इन अविश्वसनीय मशीनों का इस्तेमाल खुले गड्ढे के माइनिंग ऑपरेशन में भारी मात्रा में कोयले को ढकने वाली मिट्टी को खोदने के लिए किया जाता है। बकेट कुशलता से गंदगी को ऊपर उठाती है और व्हील के घूमते ही इसे कन्वेयर बेल्ट पर गिरा देती है। बेल्ट एक्सकेवेटर बूम की लंबाई के साथ चलता है और दूसरे सिरे से मिट्टी को बाहर निकाल देता है। उन्हें काम करते हुए देखना बहुत ही आश्चर्यजनक है, लेकिन ये तब तक नहीं है जब तक कि आप बैगर 293 को नहीं देख लेते और आपको एहसास होता है कि वो सच में कितना शानदार है। 738 फीट लंबा, 151 फीट चौड़ा और 314 फीट ऊंचा, ये मॉन्स्टर पूरी दुनिया में सबसे बड़े लैंड व्हीकल्स में से एक है। ऊपर से देखने पर इतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ इसके सामने के पहिए का डायमीटर ही 70 फीट है, जो एक औसत 6 मंजिला इमारत के बराबर है। इसके पहिए पर लगी 18 बकेट्स घूमते हुए लगभग 20 क्यूबिक यार्ड जमीन खोद लेती हैं। इसका मतलब है कि लगभग 163 स्कूप्स या सिर्फ 9 रोटेशंस में ये चीज पूरे ओलंपिक स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफी जमीन खोद सकती है, जबकि आप इन फौलादी टाइटन्स में से एक को भी पूल बॉय की तरह पूल भरते हुए कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि इसे स्प्लैश कैसे किया जाता है। बकेट व्हील ट्रेंचर्स। दोस्तों, उन शानदार बकेट व्हील डिजाइन का इस्तेमाल अब सिर्फ खदानों से जमीन के ढेर को हिलाने के लिए नहीं किया जाता है। बहुत छोटे पैमाने पर उस एक्सकेवेशन व्हील का इस्तेमाल आल्कोइंस EW200 ट्रेंचर जैसी मशीनों से भी किया जा सकता है। इस मशीन की बकेट्स इसके बैगर भाई की तरह आगे बढ़ने पर जमीन से मिट्टी खोदती हैं। इसके बाद ये मिट्टी को एक बहुत ही छोटे कन्वेयर बेल्ट पर डंप करती हैं और पूरी तरह से साफ किए गए गड्ढे को पीछे छोड़ते हुए इसे किनारे पर फेंक देती हैं। ये 1 घंटे में लगातार 11,300 क्यूबिक फीट मिट्टी की खुदाई कर सकता है, जो लगभग 1400 बाथटब भरने के लिए काफी है। इसके पीछे लगे एक ट्रापेजॉइडल मोल्ड के साथ गड्ढे को वी शेप में भी ढाला जा सकता है, जो एक अच्छी तरह से
सील, गटर या नहर बनाने के लिए कंक्रीट से भरने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर आपको वो फैंसी वी शेप के खोदे गए गड्ढे के बजाय सिंपल गड्ढे की जरूरत है तो टेस्मेक का 1475 एक्सएल ईवीओ बकेट व्हील एक्सकेवेटर आपके लिए काम की मशीन है। EW200 की तरह ये सिर्फ 1.5 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलते हुए उस विशाल 13 फीट डायमीटर के पहिए का इस्तेमाल करके जमीन को खोद देता है। हालांकि इसका पहिया बैगर 293 के शेप का लगभग 5वां हिस्सा है, फिर भी इसकी ऊंचाई लगभग 1 मंजिला है और ये जमीन में 9 फीट नीचे खुदाई कर सकता है। इसलिए ये जो गड्ढा खोदता है वो जमीन के बड़े हिस्से को हिलाए बिना मोटी केबल और पाइपलाइन बिछाने के लिए एकदम सही है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज को ऑपरेट करना बड़ा मजेदार होता होगा। टेस्मेक चेनसो ट्रेंचर। दोस्तों, अगर आपको एक सख्त चट्टानी जमीन में गड्ढा खोदने की जरूरत है तो एक ऐसी एफिशिएंट मशीन मौजूद है जो कि बहुत ही खूंखार भी दिखती है। टेस्मेक 1475 चेन ट्रेंचर एक 100 टन एक्सकेवेटर है जो कि एक सुपर साइज चेनसो की तरह दिखाई देता है। अपने बकेट व्हील वाले भाइयों से अलग एक एक्सकेवेटर के नुकीले कन्वेयर को हाइड्रोलिक हिंज पर सेट किया गया है, जिसका मतलब है कि ये नीचे की चट्टानों में बहुत गहराई तक जा सकता है। जैसे ही इसके कन्वेयर ट्रैक की नुकीली ट्रेन चट्टानों को चबाती है, हिंज इसे 16 फीट की गहराई तक खोदने में मदद करता है। छोड़े हुए मलबे को एक अलग कन्वेयर सिस्टम पर ले जाया जाता है और फिर चट्टानों को तोड़ने के बाद मशीन के किनारे से बाहर निकाल दिया जाता है। इस सच के बावजूद कि इसे बकेट व्हील एक्सकेवेटर की तुलना में ज्यादा सख्त चट्टानों के बीच काम करना पड़ता है, फिर भी ये हर घंटे 7000 क्यूबिक फीट पत्थर को खींच सकता है। ये एक नहीं बल्कि 2 18 व्हीलर गाड़ियों के ट्रेलर को भरने के लिए काफी है। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि इसे एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई, गॉडजिला के लिए किंग कॉन्ग को हराना मुश्किल होगा। केमरो कटर व्हील। दोस्तों, जबकि बकेट व्हील और चेनसो ट्रेंचर डिजाइन चौड़े गटर की खुदाई के लिए बहुत अच्छे हैं, छोटी या पतली खुदाई के लिए ज्यादा सटीक अप्रोच की जरूरत होती है। यही वो जगह है जहां केमरो SMW कटर व्हील एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर से जुड़े इन नुकीले पहियों में से सबसे बड़े पहिए का डायमीटर 8 फीट है और डामर जैसी सख्त सतहों में 3 फीट से ज्यादा गहराई तक काट सकता है। एक बार जरूरत के मुताबिक गहराई तक पहुंचने के बाद एक्सकेवेटर आर्म को घुमाकर या एक्सकेवेटर को धीरे धीरे पीछे की तरफ चलाकर पहिए को खींचा जाता है। 6 इंच से कम चौड़े ब्लेड की मदद से ये जो एक पतली दरार बनाता है, पूरी सड़क को खोदे बिना केबल बिछाने के लिए एकदम सही है। और एक बड़ा मेटल कवर होने के कारण खोदे जाने पर पत्थर के टुकड़े हर जगह नहीं उड़ते। इसके बजाय मलबे को पीछे की ढलान में डाला जाता है, जहां ये सड़क के किनारे बड़े आसानी से जमा हो जाते हैं। यार, वो पहिया डामर में ऐसे खुदाई कर रहा है जैसे गर्म चाकू मक्खन में जा रहा हो। लेकिन क्रेमोक ऐसे कटिंग व्हील बनाता है जो डामर की तुलना में बहुत ज्यादा चीजों को काट सकते हैं। SMW की तरह DMW सीरीज में लगभग 8 फीट के डायमीटर वाले पहिए होते हैं, लेकिन 1.3 फीट की मैक्सिमम चौड़ाई के साथ ही पहिए 10,000 पाउंड से ज्यादा का फोर्स पैदा कर सकते हैं। इससे उन्हें पत्थर और रीइंफोर्स कंक्रीट जैसे मटेरियल को आसानी से और आराम से काटने में मदद मिलती है। ट्री क्रशर। दोस्तों, डॉक्टर सूस की प्रसिद्ध कहानी द लॉरिक्स बताती है कि कैसे कुछ मजेदार काल्पनिक मशीनों द्वारा जंगल को साफ किया जाता है जो वास्तव में मौजूद नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट क्रशिंग मशीनें मौजूद हैं, पर वो शायद बच्चों की कहानी के लिए सही नहीं है। स्टीम रोलर और चेनसो के बीच एक क्रॉस की तरह दिखने वाले इन शानदार जाइंट्स को 1950 के दशक में जंगलों को चीरने और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। वो सब बहुत विशाल दिखाई देते हैं, लेकिन ला टॉर्नियोई G175 ट्री क्रशर उन सभी का बाप था। 56 फीट लंबे और 35 फीट चौड़े इस फौलादी हाथी का वजन 175 टन था, जिससे अब तक का सबसे बड़ा ट्री क्रशर बन गया था। ये पहियों के बजाय 2 बड़े नुकीले रोलर्स पर घूमता था जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी पेड़ और झाड़ियों को कुचल सकता था। कैनेडी साइडिंग एयर स्ट्रिप के लिए जमीन के एक हिस्से को खाली करने में मदद करने के लिए इसे 1964 में कनाडा ले जाया गया था। ये इतना बड़ा था कि इसे ले जाने के लिए 6 रेल कारों का इस्तेमाल किया गया था और इसे उतारने में 4 दिन लगे थे। जी हाँ, 175 अब पुराना हो गया था क्योंकि ज्यादा एडवांस्ड मशीनें बनाई जाने लग गई थीं। इसने 1965 में अपने आखिरी पेड़ को कुचला था। आज इसे ब्रिटिश कोलंबिया में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में देखा जा सकता है और भले ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन इसके नुकीले रोलर्स अभी भी एक अमिट छाप छोड़ते हैं और ये बहुत ही मजेदार फोटो खिंचवाने के लिए एक अच्छी जगह है। अद्भुत आर्मर फ्लैग्स।
दोस्तों मशीनें कभी कभी उनके द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक कामों के लिए सिर्फ आंशिक रूप से जिम्मेदार होती हैं, जैसा कि आर्मर फ्लेक्स जैसे मटेरियल द्वारा साबित किया गया है। ये इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक हैं जो स्टील केबल्स के एक सेट द्वारा सफाई से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें एक बड़े स्टोन मैट की तरह एक साथ जोड़ते हैं। इसलिए वर्कर्स को ट्रक से जमीन तक हर 32 पाउंड के भारी ब्लॉक को ले जाने के बजाय इस सिंपल सॉल्यूशन की मदद से क्रेन आसानी से मैट को उसकी जगह से उठा सकती है। 2011 में कैलिफोर्निया वैली सोलर रेंज के लो वाटर क्रॉसिंग को बंद करने के लिए इस अजीब तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक को सपोर्ट करने के लिए लूज ब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसके बजाय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 8 बाय 21 फीट के आर्म फ्लेक्स मैट का एक सेट खरीदा था, जिनमें से हर एक का वजन 1 टन से ज्यादा था। इसके बावजूद इसमें से 5 मैट्स को 3 घंटे से भी कम समय में विशेष रूप से डिजाइन किए गए आर्मर से लैस एक एक्सकेवेटर का इस्तेमाल करके एक साथ बिछाया गया था और लॉक कर दिया गया था। वाह भाई वाह, क्या किसी और को भी लगता है कि दुनिया का सबसे अनोखा लेगो सेट है? आश्चर्यजनक एरियल सॉ। दोस्तों क्या एक बड़ी सी गोल आरी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखने से ज्यादा डरावना भी कुछ हो सकता है? वेल, क्या हो अगर उनमें से 10 एक हेलीकॉप्टर से जुड़े हों जो आपसे कुछ ही फीट की दूरी पर जंगल में कुछ काट रहे हो? हे भगवान, वो लेडी इतना करीब कैसे खड़ी है और वो भाग क्यों नहीं रही है? जैसा ये दिखता है उसके बावजूद ये एक दुष्ट हेलीकॉप्टर पायलट नहीं है जो हरियाली से नफरत करता है। वो खतरनाक डिवाइस एक हेलीकॉप्टर एरियल सॉ है। ये एक ऐसा टूल है जिसे ट्रेन की पटरियों और पावर लाइन जैसी चीजों के रास्ते में आने वाले ऊंचे पेड़ों को काटने के लिए दूर दराज की जगहों पर एयरलिफ्ट किया जाता है। इस डिजाइन में 20 फीट के शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है जिसमें 10 अलग अलग सर्कुलर शेप की आ रही है। कुल मिलाकर इस शार्प सेटअप का वजन 830 पाउंड है और इसे हवा में लहराते हुए हेलीकॉप्टर से लगभग 90 फीट नीचे ले जाया जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक 8 मंजिला इमारत से एक हाथी को लटकाने के बराबर है, सिवाय इसके कि इस हाथी पर नुकीले ब्लेड लगे हैं जो आपके 2 टुकड़े कर सकते हैं। ये जितना खतरनाक लग सकता है, ये एरियल सॉ सिर्फ हवा में लटकाने के लिए नहीं है। ये एक मैकेनिकल बूम पोल से जुड़ा है जो हेलीकॉप्टर से जुड़ा है, जिसे पायलट द्वारा दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लेड जो कि 28 हॉर्स पावर इंजन द्वारा ऑपरेट होते हैं, एक बटन को दबाते ही प्रति मिनट 4000 रोटेशन की स्पीड से घूमते हैं। ये प्रति सेकंड 66 बार घूमने जितना है। भाई इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन सभी पेड़ों पर इतनी तेजी से काम करता है। वर्मीर कंपोस्ट टर्नर। दोस्तों जिनके यहाँ बागीचा नहीं उन्हें बता दूं कि कंपोस्ट एक नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि फूड वेस्ट और प्लांट मैटर को पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइजर में डिकम्पोज करके बनाया जाता है। कंपोस्ट को ट्रांसफॉर्म करना ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि ताजी हवा और आवश्यक रोगाणु इसके हर इंच तक पहुंचे, लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री में कोई इतनी खाद कैसे बना सकता है? यहीं पर वर्मीर CT718 कंपोस्ट टर्नर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 18 फीट चौड़े इस रोलिंग रेक्टेंगल के बीच में 7 फीट लंबा है जिसे विंडरो के रूप में जाना जाता है, जो कि एरेटिंग कंपोस्ट की लंबी लाइनों के ऊपर से गुजरता है। इसके सेंटर में एक स्पेशल ड्रम होता है जो मोटे स्टील से ढका होता है और ढेर के बीच में खाद को मिलाकर घूमता है। मिक्स किए जाने के बावजूद विंडरो का शेप कंपोस्ट को छोटी लाइनों में सलीके से जमा करके रखता है क्योंकि टर्नर इसके ऊपर से गुजरता है और ये सब बड़ी सफाई से एयरटिंग करते हुए किया जाता है। इसके फैंसी फीचर्स के कारण ये मेगा मशीन 1 घंटे में 1,08,000 क्यूबिक फीट खाद को प्रोसेस कर सकती है। इसे ऐसे समझिए कि ये हर 60 मिनट में 257 स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर्स को खाद से भरने के लिए काफी है। यार ये एक बहुत ही गंदा ढेर होगा। रोटरी स्नो प्लो। दोस्तों पहली नजर में इस ट्रेन के आगे लगे बड़े बड़े ब्लेड इसे एक वॉर वैगन की तरह बनाते हैं जो इसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट सकते हैं। हे भगवान, वो एक बहुत ही बहादुर कैमरामैन था। शुक्र है कि इस तरह की ट्रेनों को लोगों को काटने के लिए नहीं बनाया गया है। ये रेल यूनिट रोटरी स्नो प्लो है जिनका इस्तेमाल ट्रेन की पटरियों को साफ करने के लिए किया जाता है। जब बर्फ बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है, वो ठंडे मौसम में बर्फ के विशाल ढेरों को अपने सामने लगे बड़े गोलाकार ब्लेड की मदद से काटते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ब्लेड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बर्फ को खा जाता है और किनारे से बाहर फेंक देता है, पटरियों पर एक विशाल वुड चिपर के जैसे।
1966 का यूनियन पैसिफिक रोटरी स्नोप्लो अब तक के बनाए गए सबसे बड़े ब्लेड वाले राक्षसों में से एक है। इस विशाल 183 टन स्नोप्लो का वजन 62 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है और ये अपनी तरह का सबसे भारी है। एक 3000 हॉर्स पावर का इंजन उन 12 फीट के विशाल ब्लेड को चलाता है जो प्रति मिनट 150 चक्कर लगा सकते हैं और आसानी से बर्फ के सबसे ऊंचे ढेर को भी हटा सकते हैं। लेकिन ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल नहीं है और इतना भारी होने का मतलब है कि इसे बर्फ से बाहर निकालने के लिए 4 लोकोमोटिव लग सकते हैं और फिर भी ये सिर्फ 6 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक ही पहुंच सकता है। उन खतरनाक परिस्थितियों में मुझे लगता है कि धीरे धीरे बढ़ने से ही जीत हासिल हो जाती है भाई। पेसेम पावर प्लांट। दोस्तों मुझे यकीन है जब मैं रिन्यूएबल कहूंगा तो आप में से ज्यादातर लोग सोलर पैनल और विंड टरबाइन के बारे में सोचने लगेंगे, लेकिन लैटिन अमेरिका में एक एडवांस्ड मशीन मौजूद है जो समुद्र की शक्ति का इस्तेमाल करने के तरीके में बदलाव की लहर जाने का वादा करती है। ये है कोपे सबसी वेव पावर प्रोटोटाइप जनरेटर, जिसे 2012 में ब्राजील के पोर्ट ऑफ पेसेम में इंस्टॉल किया गया था। वो 2 पीले मैकेनिकल आर्म्स समुद्र में 72 फीट तक जाते हैं और एक 32 फीट के डायमीटर वाली बुई से जुड़े हैं। तट से देखने पर वो एक क्रिएटिव रिन्यूएबल तकनीक के बजाय 2 ओशन साइज्ड सूप स्पून्स जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन सतह के नीचे और भी बहुत कुछ चल रहा है। जैसे जैसे लहरें बुई से टकराती हैं, आर्म्स ऊपर नीचे होते हैं और हाइड्रोलिक्स का एक सेट ऑपरेट होता है जो एक हाई प्रेशर पंप में स्टोर किए हुए ताजे पानी को प्रोसेस करता है। फिर एक वाटर जेट बन जाता है जो इससे कनेक्टेड एक टरबाइन पर स्प्रे करता है और एक जनरेटर को पावर देता है। इस प्रोसेस के जरिए दोनों वेविंग आर्म्स 100 किलोवाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं। ये अभी भी 1 महीने के लिए एक घर को बिजली देने की जरूरत का आधा भी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। आखिरकार ब्राजील के पास 4600 मील की तटरेखा है जिसका इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट के लिए किया जा सकता है, लेकिन इस देश को एक चमकीले पीले रंग की लाइन के साथ रहने का आदी होने में कुछ समय लग सकता है भाई। सुपीरियर स्लिप फॉर्मर्स। दोस्तों कंस्ट्रक्शन की दुनिया में बहुत कम प्रोसेस स्लिप फॉर्मिंग को देखने जितने दिलचस्प हो सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कंक्रीट को मूविंग सरफेस पर डाला जाता है और मशीन द्वारा आकार दिया जाता है, जैसे कि शानदार गोमाको GP 2400। ये पेवर के सामने सीमेंट की एक सटीक मात्रा डालकर काम करता है और फिर इसे एक निश्चित ऊंचाई तक फैलाता है, आकार देता है और कंसोलिडेट करता है। GP 2400 जो 4 कैटरपिलर ट्रैक्स द्वारा सपोर्टेड है और जिसे एक टेलीस्कोपिक फ्रेम पर उठाया गया है, 24 फीट तक स्ट्रेच हो सकता है। ये इसे 44 फीट प्रति मिनट की मैक्सिमम स्पीड से आगे बढ़ने में मदद करता है, जिससे इसके पीछे सिर्फ कंक्रीट का एक स्लैब रह जाता है। लेकिन गोमा को सिर्फ सीधी लाइन में या इस मामले में सिर्फ स्लैब ही नहीं बनाता। टर्की की बैटमैन कैनाल के कटे हुए डायमेंशंस को बंद करने के लिए GP 2600 स्लिप फॉर्म पेवर को एक कस्टम मेड ट्रेपोजाइल मोल्ड के साथ लगाया गया था। प्री मिक्स्ड कंक्रीट को पेविंग साइट पर ले जाया गया था और एक कन्वेयर पर छोड़ा गया था जिसने कंक्रीट को पेवर के हॉपर में डाल दिया था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, मोल्ड के दूसरी तरफ एक चेन ट्रिमर ने कैनाल के शेप को डेवलप किया। फिर गीले सीमेंट को खाई में डाला गया और समतल किया गया। फिर साइड्स और बॉटम को यूनिफॉर्मली कवर किया गया। इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बावजूद ये स्लिप फॉर्म मशीन एक दिन में लगभग 2000 फीट कंक्रीट डालने में कामयाब रही। लेकिन GP 2600 बाजार में मौजूद इकलौता कैनाल स्लिप फॉर्मर नहीं है। अल्कोन सीरीज PC 6000 कंक्रीट हिंज लाइनर इतना बड़ा है कि ये नहरों को 80 फीट तक चौड़ा कर सकता है, जबकि ये GP 2600 के जैसे ही काम करता है। इसका टॉप माउंटेड कंक्रीट कन्वेयर बेल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस मशीन को प्रति घंटे 2600 क्यूबिक फीट कंक्रीट डालने में मदद करता है। ये मानते हुए कि कंक्रीट लगभग 1/4 फुट मोटा था, ये सिर्फ 5.5 घंटों में पूरी फुटबॉल पिच को कवर करने के लिए काफी होगा। अब यह निश्चित रूप से फुटबॉल का एक गंदा खेल बन जाएगा भाई। दोस्तों इनमें से किस मशीन को आप अपनी आंखों से काम करते हुए देखना पसंद करेंगे, और क्या आप किसी ऐसी मशीन के बारे में जानते हैं जिसे देखकर मेरा सर घूम जाएगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।